हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉटनी 11th स्टैंडर्ड की। सो बायोलॉजी का जो हम ये क्रैश कोर्स नीट का स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और उसमें बॉटनी पढ़ा रही हूँ, वो भी 11th स्टैंडर्ड की। ठीक है। बॉटनी जो होती है वो दो तरीके से डिवाइडेड होती है, एक होती है क्लासिकल बॉटनी और एक होती है प्लांट फिजियोलॉजी। सो डिफरेंस क्या है? देखो, क्लासिकल बॉटनी का मतलब है वो सारे चैप्टर्स जिसमें हम लोग प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट दिखते कैसे, मॉर्फोलॉजी और उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, दैट इज अनॉटमी। इस वाले पार्ट को क्लासिकल बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सेगमेंट होता है बॉटनी का उसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है वो वाले केमिकल प्रोसेसेस जो किसी की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट की बात हो रही है ना यहाँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है वो सारे प्रोसेसेस जो प्लांट की बॉडी में हो रहे हैं। प्लांट की बॉडी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये वाले सारे चैप्टर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल बॉटनी से, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। जब बॉटनी का पूरा सेगमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद +1 की हमारी जूलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल के चैप्टर्स है वो एक और टीचर कंडक्ट कराएंगी, और जो +2 के लेक्चर्स है वो एक और थर्ड टीचर है वो कंडक्ट कराएंगे। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़े हम गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस विद टाइम मिलती रहेगी। नाउ पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखनी है, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर खोल लो, पेंसिल साथ में रखनी है, बुक पे कभी पेन नहीं चलाते, ओके। उसके अलावा एक कॉपी रख लो और बॉटनी की बना लो। जितने लेक्चर्स होंगे उसी एक कॉपी में रखना ताकि तुम्हें इधर उधर नोट्स ना ढूंढने पड़े। साथ में रखो एक पेन। जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें लगता है तुम्हें वो बात नहीं पता चली है, उसको साथ साथ लिख लो, कोई बुराई नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश, पंजाबी जैसे लिखना लिख लो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है। दूसरा, लेक्चर के बाद लेक्चर्स के नोट्स होंगे, उसको आप एक बार रीड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना या लिख लेना जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। तीसरा, लेक्चर लगाने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को थोरो रीडिंग देनी है। थोरो रीडिंग मतलब एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद एक बार थोरोली उस पूरे टॉपिक को पढ़ लेना है एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आई होप इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली नीट, मेडिकल के जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस सेम ही रहता है +1 +2 का। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। व्हाट एग्जैक्टली इज प्लांट किंगडम? उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, इमेजिन करो ये अर्थ है और आपके सामने घूम रही है। ठीक है, अब आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में कुछ प्लांट्स हैं जो आप देख रहे हो, ऐसे ही कुछ प्लांट अमेरिका में भी प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट चाइना में भी है, अंटार्कटिका में भी कुछ प्लांट्स प्रेजेंट है। तो हमें ये पता चला कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स, वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फिर इंडिया में बैठे बैठे मैं अमेरिका वाले प्लांट को कैसे पढ़ूंगी, राइट? और मैं क्यों उसको पढ़ रही हूँ? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं अपनी ह्यूमन वेलफेयर के लिए निकाल सकती हूँ। सो एज अ साइंटिस्ट उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया के जितने पौधे हैं उनको सबको कोलैबोरेट करते हैं। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का पर्पस ही ये है प्लांट किंगडम में कि सारे दुनिया के प्लांट्स को इकट्ठा करा और एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम दे दिया प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम एक बहुत बड़ी सी हेडिंग है जिसके अंदर पूरी दुनिया के प्लांट्स आते हैं। तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जिसका नाम है प्लांट किंगडम और उसमें पूरी दुनिया के सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब जब हम उस बिल्डिंग के अंदर गए हमने देखा कि अलग अलग रूम बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट्स बहुत सिंपल है, पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े बड़े ट्री हैं जो हम देख के बता सकते हैं ये प्लांट लग रहा है, लेकिन ये पानी वाला तो प्लांट लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चीज़ है, अलग अलग कलर है इसके। सो क्या होता है कि प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं और उसके अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज प्लांट्स अलग अलग ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। तो जब हम इस बड़ी सी बिल्डिंग जिसको मैं प्लांट किंगडम कह रही हूँ उसके अंदर गए और हमने खोल कर देखा कि वहाँ पर 5 रूम्स हमें दिखाई दिए, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट किंगडम फर्दर 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। उन डिविजन्स के अपने अपने नाम है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एलियन वर्ड्स लग रहे हैं, डोंट वरी, धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो अब जब मैं एक रूम में गई जिसके ऊपर एल्गी लिखा था और मैंने उस रूम को ओपन किया, मैंने देखा वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ये वो वाले फीचर्स है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे प्लांट्स पे एप्लीकेबल है, उसको कहते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो प्लांट किंगडम जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं उसके अंदर 5 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप है एल्गी जो हम आज कवर करेंगे। एल्गी के कुछ होंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एल्गी में जितने एग्जाम्पल है सबके ऊपर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली
ग्रुप्स को पढ़ेंगे। ग्रुप्स मतलब जब आप उस रूम में गए थे आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो देखे, फिर आपने देखा कि टेबल पे अलग अलग प्लांट ना ग्रुप बना के बैठे हैं। ये ग्रुप ए वाला बी वाले से बात नहीं कर रहा है, ए वाला अपने ग्रुप में बातें कर रहा है, बी वाला अपने ग्रुप में बातें कर रहा है, जैसे स्कूल में भी होता है, राइट। फिर हम ग्रुप के स्पेसिफिक फीचर पढ़ेंगे कि ये ग्रुप उस ग्रुप से कैसे डिफरेंस है। क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आता है और आप एग्जाम्पल को सिर्फ तभी लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर सकते हो कि जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आता है। तो मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना, आपको एग्जाम्पल्स बताना, क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना, आपकी ड्यूटी है उन एग्जाम्पल्स को लर्न करना। सो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट मैं करूँगी, लर्निंग का पार्ट आप करोगे और हम लोग मिलके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ऑलराइट, सो देर नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एल्गा। एल्गा को थाइलोफाइटा भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। मैं बोला ना वो सब जितने भी एल्गा है सबके ऊपर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही आता है कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक सेल से बने हैं तो बहुत सारे सेल से बने हैं। कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्लांट को तो एक बड़ी सी बॉडी के फॉर्म में देखते हैं, तो हमें तो वो मल्टी सेलुलर ही लगते हैं। लेकिन जो एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक ही सेल से मिलके पूरा प्लांट, मतलब ये एक पूरी की पूरी एल्गी है। और मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एक साथ, बहुत सारे सेल एक साथ अरेंज है। एल्गी दोनों टाइप की होती है, लेकिन जब आप उसको नेचर में देखते हो ना तो अलग अलग तरीके से अरेंज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फिलामेंटस फॉर्म एल्गी जो होती है वो नेचर में मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलती है। तो अब एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि आप खड़े हो और आप जितने भी पानी वाटर बॉडीज है आपके आसपास आप उसको देख रहे हो और आपको ऊपर तैरता हुआ कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस स्ट्रक्चर का नाम है एल्गी, ठीक है। अब हम इसको बढ़ रहे हैं। तो एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब सिंगल सेल था, सिंगल सेल एक दूसरे के साथ उससे अटैच हो गई कि वो फिलामेंट जैसे दिखाई देने लगती, एक लंबे से फिलामेंट। तो ये पूरा एक्चुअल में एल्गी की ग्रुपिंग है, लेकिन हर एक सेल अपने आप में एक एल्गी है, ठीक है। तो हर एक सेल अपने आप में एल्गी है और ये इसकी अरेंजमेंट है। तो जो यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं वो फिलामेंट के फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं, वो कभी कभार ग्रुप के फॉर्म में भी अरेंज हो जाते हैं, जैसे कॉलोनियल वर्ड यूज कर लेते हैं, और कभी कभार आपको वो फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलते हैं, एक एक सेल की फॉर्म में भी मिल जाते हैं एल्गी, ठीक है। अब एल्गी यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हम इनको मल्टी सेलुलर नहीं कहते क्योंकि हर एक सेल एक एल्गी रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इनकी अरेंजमेंट है। तो एनसीईआरटी में जो फिलामेंटस फॉर्म कॉलोनियल फॉर्म लिखा है ना, वहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर एल्गी है और एक एक सिंगल सिंगल सेल आके ऐसे अरेंज हो रहा है कि तुम्हें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो मल्टी सेलुलर नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैप्लॉइड बॉडी होती है इनकी में, इसको थोड़ा रुक के समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो थायलॉइड होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना एल्गी को थाइलोफाइटा भी कहा जाता है। थायलॉइड बॉडी का मतलब है कि एक बॉडी है जिसमें तुम नहीं बता सकते रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, तुम दिमाग नहीं कर सकते उसके स्ट्रक्चर को, तो उसको कहते हैं थाइलोफाइटा या थायलॉइड बॉडी। मतलब तुम बता नहीं सकते कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है, वो इतनी मिक्स सी होती है, यानी कि बहुत ही सिंपल बॉडी में, राइट। अगला पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और खाना कैसे बनाते हैं ये फोटोसिंथेसिस करके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, राइट। लास्ट ईयर में वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है एक पूरा नेटवर्क जो फूड बनाया है प्लांट ने उसको इधर से उधर लेके जाए प्लांट बॉडी में, और प्लांट जो पानी ऑब्जर्व करता है आसपास से उसको भी इधर से उधर लेके जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ना ये एब्सेंट ही होता है एल्गी के अंदर, ठीक है। तो ये थे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी जो हमें पता होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से आता है, वो है रिप्रोडक्शन। तो एल्गी की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आई होप शायद आप में से किसी को ये बात पता हो कि एक सेल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, एडवांस वाले सेल्स की बात करें जिनमें न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिक सी बात है जो हमें पता है, हमारे केस में भी है, प्लांट्स के केस में भी है। अब एक चीज़ है जो हमेशा के लिए याद कर लो, ये पूरी बायोलॉजी में आपको काम आती रहेगी, कि अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट हाफ है, तो उस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एन से, और उसको हम नाम दे देते हैं हैप्लॉइड सेल। एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस
जेनेटिक मटेरियल है और उस जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट हाफ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से और उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। सिमिलरली एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल का नंबर है डबल, यानी कि अगर इसमें 50 था तो इसमें 100 होगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से और नाम दे देते हैं हम डाइप्लॉइड, ये डाइप्लॉइड सेल है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर लो। हैप्लॉइड, एच से हैप्लॉइड वाला वो सेल है जिसके न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए मटेरियल का अमाउंट हाफ है। डाइप्लॉइड वो वाला सेल है जिसके न्यूक्लियस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल का नंबर डबल है, 2n से रिप्रेजेंट करनी, राइट। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है, ये बेसिक सी टर्म थी। अब एक और पॉइंट आता है, गैमीट्स, व्हाट आर गैमीट्स एंड व्हाट आर अदर सेल्स। देखो इसको कहीं लिख लो और इसे कभी मत भूलना कि जब भी कहीं पे भी वर्ड आएगा गैमीट, उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जेनेटिक मटेरियल हाफ है। तो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, गैमीट क्या होते हैं? स्पेशल सेल होते हैं जिनका काम होता है नई प्रोजेनी को जन्म देना थ्रू फर्टिलाइजेशन। बाद में करेंगे ये सब, अभी के लिए याद रख लो गैमीट वो स्पेशल सेल है जिनके न्यूक्लियस के अंदर के जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो हमेशा हाफ होता है, इसलिए उनको हैप्लॉइड कहते हैं। और दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव फर्दर, व्हाट इज मियोसिस एंड व्हाट इज माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस का मतलब होता है कि कोई भी सेल लिखा है, मान लो ये सेल है ए और ये सेल है बी, एक सेल बी सेल में चेंज हुआ थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मियोसिस। मियोसिस का मतलब है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल ए में था मियोसिस की वजह से वो हाफ हो गया। तो जहाँ पे भी तुम ये वर्ड पढ़ोगे ना कि कहीं लिखा है एक सेल बनाया है, फिर ऐसे लाइन ऊपर गई और नेक्स्ट सेल बनाया है और बीच में वहाँ मियोसिस लिखा है इसी तरीके से, इसका मतलब है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल का नंबर यहाँ था ना वो हमेशा हाफ हुआ है। सो मियोसिस को कहते हैं हम रिडक्शन डिवीजन, कि ये जेनेटिक मटेरियल का नंबर हाफ कर देती है। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जो सेल का नंबर है वो तो चेंज हो गया, अब तुम्हें क्या याद रखना माइटोसिस से कि एक सेल सी सेल में चेंज हुआ और जेनेटिक मटेरियल का नंबर सेम रहा, तो ये जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो 2n है, ठीक है। मियोसिस का मतलब है रिडक्शन डिवीजन, हैप्लॉइड सेल बनाता है वो, फॉर एग्जांपल गैमीट। माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन, जेनेटिक मटेरियल को कुछ नहीं होता माइटोसिस। इस कॉन्सेप्ट को याद करते हुए अब हम आगे की तरफ चलते हैं एल्गा के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली स्पोर फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम की बिल्डिंग में हम अंदर गए, एक रूम खोला जिसमें एल्गी थे, बोर्ड के ऊपर जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखे, यहाँ पे जितने भी एल्गी प्रेजेंट है सबके अंदर इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं 3, असेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब है गैमेट जरूर बनेगा, वेजिटेटिव का मतलब है बॉडी के किसी पार्ट से पूरे प्लांट की फॉर्मेशन हो जाना, असेक्सुअल का मतलब है यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। चलो सबसे पहले असेक्सुअल को पढ़ते हैं। असेक्सुअल केस में क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉडी है और इसके ऊपर हमारा प्यारा एल्गी तैर रहा है, मस्त तैर रहा है, ठीक है, इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे स्पोर्स बना देगा, ठीक है। तो अगर ये एल्गी था, इसने छोटे छोटे स्पोर्स बना के एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, पूरा प्रोसेस आगे पढ़ाऊंगी। तो इन छोटे छोटे स्पोर्स के भी स्पेसिफिक नाम होते हैं और एल्गी में बहुत कॉमनली एक स्पोर पाया जाता है जिसको कहते हैं जू स्पोर, ZOO, जू स्पोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो दाते हैं और किसी सबस्ट्रेटम पे बैठते हैं और पूरी प्लांट की बॉडी बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जू स्पोर, एक टाइप का स्पोर होता है एल्गी के अंदर, बहुत कॉमन है। स्पेशल बात क्या है इसकी कि जू स्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, राइट। और दूसरा ये मोटाइल होता है, देखो फ्लैजिला के होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उस स्पोर को मूव कराने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म में मूव करेंगे फ्लैजिला जिसकी वजह से स्पोर ट्रेवल करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ जाने के लिए, राइट, फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ जाने के लिए। तो ये था हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नाउ सेकेंड इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है
उसकी बॉडी का एक पार्ट टूटा और एनवायरनमेंट में जाके गिर गया, जहाँ पर भी वो गिरा फेवरेबल कंडीशन में, वहाँ पे वो पूरा प्लांट बना देगा, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्पेसिफिकली एल्गा में जो होते हैं वो होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से क्या मतलब है? फ्रेगमेंटेशन से मतलब है, मान लो ये एल्गा की बॉडी है और ये वाला हिस्सा था ये टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। विद टाइम हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसने दोबारा से पूरी एल्गा की बॉडी बना दी। ओके, सो बॉडी का कोई पार्ट एज अ फ्रेगमेंट टूट के गिर गया, सबस्ट्रेटम पे जाके बैठ गया और वहाँ पे उसने पूरे प्लांट को जन्म दे दिया, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, और ये एल्गा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, क्वेश्चन मेनली इसी से आते हैं। वो आपको टर्म दे देंगे और वो पूछेंगे किस एग्जाम्पल में ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, तो पहले आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए और उसके बाद एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है पहली चीज़ गैमेट बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो हम लिख लेंगे कि गैमेट पक्का बनेंगे, गैमेट बनेंगे। दूसरी चीज़, गैमेट के अंदर हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, गैमेट का जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमेशा हाफ होता है, तो मैं इसको कहती हूँ इसकी प्लॉइडी, वर्ड यूज़ करते हैं हम प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब है वो जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा है तुमसे, तो प्लॉइडी हमेशा एन होती है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 तरीके से होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। इसका क्या मतलब है? आइसो एनाइसो oogamous टर्म दिया ऑन द बेसिस ऑफ ये गैमेट का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, एल्गी ने गैमेट बनाए, ओके, तो गैमेट बनाए। अब इस गैमेट का कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी कैसा साइज है, उसके बेसिस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम, तो जब एल्गी ने जो भी गैमेट बनाए, पहला यहाँ लिख लूँ, एल्गी ने जो भी गैमेट बनाए वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, यानी कि जो फीमेल पार्ट थी, ऐसे बोल दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फीमेल का जो गैमेट था उसका साइज स्ट्रक्चर और मेल का जो गैमेट था उसका साइज स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था, उनको कहते हैं आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड आता है एन आइसोगैमस। ए का मतलब इन बायोलॉजी किसी टर्म के आगे लग जाए तो मतलब होता है एब्सेंट, तो एन आइसोगैमस का मतलब है कि जो भी गैमेट बना है मेल और फीमेल का वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है फीमेल का गैमेट बड़ा हो, मेल का छोटा हो सकता है मेल का गैमेट बड़ा हो, फीमेल का छोटा हो सकता है फीमेल के गैमेट की स्ट्रक्चर ऐसे हो और मेल के गैमेट का स्ट्रक्चर ऐसे हो, ठीक है। तो साइज एंड स्ट्रक्चर में फर्क होता है, जिन भी एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम्स जो भी गैमेट बनते हैं उनके साइज एंड स्ट्रक्चर में अगर फर्क हो तो हम टर्म यूज करते हैं एन आइसोगैमस, ठीक है। लास्ट आता है oogamous। oogamous का मतलब है, ऊ से तुम अपने आप को याद रखो, oogenesis, ये फीमेल बॉडी के अंदर एग की प्रोडक्शन को कहते हैं। ऊ से तुम्हें क्या याद रखना है कि oogamous का मतलब है कि जो फीमेल का गैमेट है उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो होगा लार्ज, फीमेल के गैमेट का स्ट्रक्चर होगा लार्ज और वो होगा नॉन मोटाइल, ठीक है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। और मेल का जो गैमेट होगा वो होगा स्मॉल, इसको मोस्टली ऐसे बनाते हैं हम लोग, स्मॉल एंड मोटाइल, ठीक है। तो हमने समझी 3 टर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गा में होती है। कैसे होती है? एल्गा की बॉडी बनाती है गैमेट, गैमेट वो स्पेशल सेल्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल हाफ है, पहला पॉइंट खत्म। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट का साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और वो 3 डिवीजन के नाम है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसो मतलब सिमिलर, यानी कि मेल एल्गी ने जो भी गैमेट बनाया और फीमेल एल्गी ने जो भी गैमेट बनाया वो एक दूसरे के सिमिलर है साइज एंड स्ट्रक्चर में। एन आइसोगैमस, एक से मतलब एब्सेंट, तो मेल और फीमेल ने जो भी गैमेट बनाया वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर में या अपीयरेंस में, या फिर मतलब स्ट्रक्चर में या अपीयरेंस में, या 2 ही पॉइंट्स होते हैं मेन। थर्ड जो हमने पढ़ा oogamous। oogamous का मतलब है कि फीमेल ने जो गैमेट बनाया भैया वो है बड़ा और वो है नॉन मोटाइल। देखो जो बहुत बड़ा है वो क्यों इधर उधर जाएगा, वो जल्दी थक जाएगा ना, तो जो बहुत बड़ा है वो आराम से बैठा है मस्त। और जो मेल का गैमेट है वो है छोटा, वो छोटा सा है ना तो फटाफट इधर उधर भागता है, तो छोटा गैमेट होता है और वो मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स है, इसके एग्जाम्पल जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लर्न कर लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं
एल्गी के अंदर वो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। तो अगर ये एल्गी है और इसके ऊपर ऐसे सेक्स ऑर्गन बने हैं मान लो, तो ये यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से बने होंगे। दूसरा ये नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का क्या मतलब है, देखो अगर ये सेक्स ऑर्गन है, मान लो ये पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसके आसपास कोई भी स्टेराइल सेल्स नहीं है, ये अकेला ही ऐसे खड़ा है और रिप्रोडक्शन का वर्क कर रहा है। तो ये किसी भी स्टेराइल सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते, तो इसके आसपास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इनको कहते हैं नॉन जैकेटेड, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, नॉन जैकेटेड किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, और इन तीनों टर्म पे क्वेश्चन आता है। तो चलो भाई हम अगले टेबल के पास है, इसका नाम था ग्रुप बी और इसका जो टैग था वो था फेनेरोफाइसिया। अब हमने इनसे पूछा कि फेनेरोफाइसिया तुम्हारे पास ऐसे क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम बाकी किसी ग्रुप के साथ बैठ ही नहीं रहे हो। तो फेनेरोफाइसिया के जितने भी लिविंग एल चाहे फेनेरोफाइसिया के अंदर आती है, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, ये दिखते कैसे, ब्राउन एल्गा। तो जो भी कई आपको ब्राउन कलर के दिखते हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं फेनेरोफाइसिया कैटेगरी से, ठीक है। फिर ब्राउन कलर के क्यों दिखते हैं, पिछले वाले ग्रीन दिखते थे क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी था, इसमें भी क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है, ठीक है। तो पहले वाले में बी था, इस वाले में अब सी है। लेकिन ब्राउन कलर दिखता है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं फ्यूकोजेंथेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। तो ब्राउन एल्गा का कलर ब्राउन है बिकॉज उसमें फ्यूकोजेंथेन नाम का एक पिगमेंट है। पिगमेंट वो चीज़ें होती है जो किसी बॉडी को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या है, इसमें भी स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब इन्होंने खाने को स्टोर करके रखा है। ये किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। उनको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। कुछ नहीं है, खाने को कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में स्टोर करके रखा है, अलग अलग नाम दे दिए। तुम्हें इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखने की कि ये दोनों टर्म खाने की स्टोरेज फॉर्म है जो तुमने किसमें पढ़ी है, ब्राउन एल्गा के केस में। इनके पास भी सेल वॉल है, आउटर एंड इनर। फर्क क्या है कि इनकी जो आउटर लेयर होता है वो एल्जीन से बनी होती है, ग्रीन एल्गा की आउटर लेयर किसी और सब्सटेंस से बनी थी। तो आपको ये फर्क याद रहना चाहिए, इनर लेयर दोनों की सेलुलोज से बनी होती है। अब इसमें भी रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होती है, असेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव वाली होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जो पहले वाले में भी हमने पढ़ी। असेक्सुअल होती है जूस्पोर के थ्रू, जो हमने क्लोरोफाइसिया में भी पढ़ी। लेकिन फर्क क्या है, ये फर्क है कि इनके जो जूस्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब एक जूस्पोर के ऊपर दो फ्लैजेला लगे होते हैं और वो भी लेटरल पोजीशन पे लगे होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें याद होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट हमारा ब्राउन एल्गा। आपको इसके एग्जाम्पल याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सरगैसम एंड फ्यूकस। सरगैसम की अगर मैं बात करूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। तो तुमसे ऐसे पूछेंगे कि सरगैसम इज रेड एल्गा, ग्रीन एल्गा, कौन से कलर का है, तो पता होना चाहिए पहली बात तो ब्राउन एल्गा। तो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि सरगैसम का बॉडी का कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें फ्यूकोजेंथेन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि सरगैसम के जो जूस्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस फिनोफाइसिया, जो क्लोरोफाइसिया थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो फिनोफाइसिया है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली, ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर मोस्टली होते हैं और इनकी बॉडी में थोड़ी सी डिवीजन हमें दिखाई देती है स्ट्रक्चर्स में। कैसी, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा एक फिनोफाइसिया, उसके पास जिस क्योंकि ये पानी में ही है, ठीक है, ये पानी के अंदर ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो सबस्ट्रेटम होता है जिससे फिनोफाइसिया अटैच होता है उस एरिया को हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। एल्गा का वो रीजन जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। जो एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं स्टाइप। और जो ऊपर वाला मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि ये भी ऑटोट्रॉफिक है ना, सारे ऑटोट्रॉफिक है एल्गा, तो जहाँ फोटोसिंथेसिस होते हैं उस रीजन को कहते हैं फॉन्ट। तो एनसीईआरटी में डायग्राम है, तुम्हें लेबल करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें एयर ब्लैडर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर्स वो स्पेस होती है जो इस एल्गा को मदद करता है फ्लोट करने में, ब्योंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टर्म्स है जो तुम्हें इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोडोफाइसिया, तो ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और हम आपको नोट्स भेज सकें, ठीक है। तो नोट्स में स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर रखे हैं कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद करने